हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, अभी हमने किया था इकोसिस्टम और अभी हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा किसकी, इवोल्यूशन चैप्टर की। इवोल्यूशन वैसे तो क्या है, काफी याद करने वाला, आप बोल सकते हो अपनी भाषा में रट्टे लगाने वाला चैप्टर है कि उसके अंदर हमको ईएस याद करने पड़ते हैं, साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ते हैं, स्पीशीज के नाम याद करने पड़ते हैं। तो बेटा वो तो याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखो सीधी सी बात, जो सच्चाई है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। इवोल्यूशन ही एक ऐसा चैप्टर है, अब मेरे को भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, अब भी अगर मैं पढ़ाने लगूं तो भी क्या पता मेरे को रिवाइज करना पड़ जाए ऑन द टिप्स। एक टाइम के बाद आप ये भूल जाते हो तो इसमें आपकी गलती तो है नहीं कि आपको इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आती है, याद करने में आलस आता है, पढ़ने में आलस आता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद हम ईयर्स को, स्पीसीज को, साइंटिस्ट को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर को एक इजी वे में करने की, ताकि आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, बार बार उसको रटना ना पड़े। ठीक है जी। तो आपका चैप्टर क्या है बेटा, इवोल्यूशन। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है बेटा, इस अकेले चैप्टर से आपके नीट के पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। बोर्ड्स के अंदर भी इसका काफी कंटेंट रहता है। इवोल्यूशन ऑफ मैन हो गया, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, डिफरेंसेस है जो आपके पेपर में आ जाते हैं। तो आपको कोई लेक्चर स्किप नहीं करना है, पार्ट वाइज हम चलते चले जाएंगे और एक इजी वे में, इजी ट्रिक्स की हेल्प से इस चैप्टर को करेंगे, जिससे आपको भी अच्छे से याद हो जाए। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवोल्यूट होना, कि कैसे चेंजेस आए हैं ओवर लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब काफी सालों के बाद कैसे कैसे चेंज आते रहते हैं। अब आपने भी सुना होगा कि पहले इंसान क्या थे, बंदर से बने हैं, इस टाइप की मतलब बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। पहले ऐसा था, अब ऐसा होता है। तो वो एक दिन में तो चेंज हुआ नहीं बेटा। क्या हुआ? चेंज हुआ। क्या हुआ? चेंज हुआ। अगर सडन चेंज हो जाए, मतलब एकदम से चेंज हो जाए, तो उसको हम इवोल्यूशन नहीं बोलते हैं। अगर सडन चेंज हो जाए तो उसको हम इवोल्यूशन नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चेंज हजारों सालों में या फिर लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन की स्टडी करनी है। अब क्या चेंज आए, क्या नहीं आए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन क्या है, ये धरती की शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन आता है ना, कि जिंदगी बनी कैसे, ये जिंदगी बनाई किसने। बहुत सारी अफवाहें भी चलती है, एक चुन्नू था, एक मुन्नू था, उससे आगे लाइफ बनती गई, हम सभी भाई बहन है। क्यों? क्योंकि हम बने तो उस चुन्नू मुन्नू से ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के अंदर ये सारे के सारे चीजें डिसअप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन चीजों के पीछे कोई एविडेंसेस नहीं है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास एविडेंसेस है, जो हमारे पास प्रूफ्स है, उसके बेसिस पे धरती कैसे बनी, वो ही हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। कौन से के अंदर है? इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। अब देखते हैं सबसे स्टार्टिंग में हुआ क्या। हम कहां रहते हैं? धरती पे। धरती का मतलब हमारी धरती कौन सी है? अर्थ बेटा। कौन सी? अर्थ। कौन सी है? अर्थ। अब जैसे अर्थ है बेटा, तो अर्थ के अलावा भी तो और प्लेनेट्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ ही बनी थी। बिल्कुल जीरो से ही लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या बना था बेटा? यूनिवर्स। क्या बना था? यूनिवर्स। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा कुछ ईयर्स है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने, और वो अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो बेटा वो 5-6 ईयर्स है, वो मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूं, याद करवा देता हूं, ताकि आपको बीच बीच में, आगे बीच में वो ऑब्स्टेकल ना आए। सबसे पहले बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये 5-6 साल है बेटा, जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कौन सा है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कब हुआ था ये? 20 बिलियन ईयर एगो। BYE का मतलब बेटा बिलियन ईयर एगो। ठीक है जी। उसके बाद उस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमारी क्या है बेटा? पृथ्वी, अर्थ। अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी बेटा? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ बन गई, लेकिन उसके ऊपर लाइफ नहीं देखी गई। उसके ऊपर लाइफ नहीं देखी गई। अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। लेकिन उसके भी 0.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब उसके अगर बात की जाए, धरती बन गई मतलब पृथ्वी बन गई। क्या पृथ्वी पे बनते ही लाइफ देखने को मिली? नहीं। उसके 0.5 बिलियन ईयर के बाद, मतलब यहां पे बिलियन ईयर आफ्टर लिख लो। ठीक है जी।
4.5 बिलियन ईयर एगो धरती जो अपनी अर्थ है वो बन गई, उसके 0.5 बिलियन ईयर के बाद वहां पे क्या देखने को मिला? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। क्या बेटा? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, जो अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, उसमें 0.5 बिलियन ईयर किस चीज में लग गए? लाइफ को आने में लग गए, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ को आने में लग गए। तो अगर हम पूछें कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब देखा गया था, तो इस 4.5 में से ये आधा घटा देंगे, क्या बच जाएगा बेटा? 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन ईयर एगो मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म देखने को मिला था। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म देखने को मिला था, सिर्फ एक लाइफ का साइन देखने को मिला था कि हाँ यहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद जब अर्थ के ऊपर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखे वहां पे बेटा? कुछ मैक्रो मोलिक्यूल। क्या देखे बेटा? कुछ मैक्रो मोलिक्यूल। जैसे मैक्रो मोलिक्यूल में आप लगा सकते हो बेटा आरएनए है, जैसे प्रोटीन है, ये कुछ हमने मैक्रो मोलिक्यूल देखे बेटा। वो कब देखे हमने? 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो। ठीक है जी। हमने सेल नहीं देखा, सेल के कुछ कंपोनेंट देखे जो सेल के अंदर मिलते हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन। बोला सर फिर सेल कब देखा? तो सेल देखा था हमने बेटा फर्स्ट टाइम 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन ईयर एगो। अब ये एक सीरीज में इसलिए बताया बेटा कि आपको अलग अलग जगह कोई रटना ना पड़े, आप एक सीक्वेंस में एक साथ ही इनको याद कर लो, क्योंकि इनके ऊपर काफी बार जो है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार इनसे नीट के अंदर पूछे गए हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या? यूनिवर्स की फॉर्मेशन कब हुई? 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर एगो। 0.5 बिलियन ईयर लग गए लाइफ को आने में। तो हमारे ऊपर जो अर्थ के ऊपर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब देखा गया? 4 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद 1 बिलियन ईयर एगो लग गया किस चीज के अंदर? मैक्रो मोलिक्यूल को देखने में। तो मैक्रो मोलिक्यूल हमने कब देखे अर्थ के ऊपर? 3 बिलियन ईयर एगो। और उसके बाद हमने बेटा फर्स्ट सेल कब देखा अर्थ के ऊपर? 2 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है भैया इतनी बात? ये हमको कुछ ईयर्स थे जो याद करने थे। उसके बाद आते हैं बेटा आपके क्या? थ्योरी। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ने बता दिया कि अर्थ के ऊपर भाई ऐसे 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 लाइफ बनी थी और सभी ने मान लिया। ये तो ह्यूमन नेचर में है ही नहीं। सबसे पहले उसकी सुनेंगे फिर उसका विरोध करेंगे, ऐसा ही होता है ना ह्यूमंस में। तो इसमें क्या बेटा अलग अलग थ्योरीज है। अब आपको ऐसा नहीं है कि एक ही थ्योरी पढ़नी है। बोला सर हमको तो सिर्फ वो थ्योरी पढ़ा दो जो बढ़िया सी है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड है, कि जो सच्चाई है, हमको वो पढ़ा दो। जिन साइंटिस्ट ने बकवास बताई उनका पढ़ के हमको क्या करना है? लेकिन बेटा वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पहली बात तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और दूसरी बात आपके नीट के सिलेबस के अंदर, नीट के पेपर के अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं प्रीवियस थ्योरी से। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जीरो से कि सबसे पहले हुआ क्या। सबसे पहले हुआ क्या? ठीक है। तो अब इवोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? सारी की सारी थ्योरीज आज के लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं, ताकि थ्योरीज का कोई टंटा ही ना रहे। ठीक है जी। तो हम क्या देखेंगे बेटा? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की अलग अलग साइंटिस्ट की जो अलग अलग थ्योरीज आई थी वो सब हम यहां पे पढ़ लेंगे एक एक करके। ठीक है जी। पहले मैं उनके नाम लिख देता हूं बेटा, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए याद करने में। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन सी आती है बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कौन सी पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसी को ही बेटा बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अच्छे से डिटेल में एक थ्योरी को पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इसी का दूसरा नाम नीचे, क्योंकि इस साइड हम थ्योरी स्टडी कर लेंगे, लिस्ट इधर रह जाएगी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद आती है बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इनकी स्टडी हम एक एक करके करेंगे। अभी मैं एक साइड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक सीक्वेंस भी याद रहे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आ गई थी, उसके बाद आई थी बेटा आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी।
जो काफी लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आया था बेटा ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। ओप्रेन एंड हेल्डेन, ये सभी आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है बेटा खुल के, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी वे में दी हुई है। ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस, और उसके बाद आई थी बेटा आपकी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये थी बेटा आपकी लास्ट थ्योरी जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थी। मतलब यहां से स्टार्ट हुए थे हम और यहां तक पढ़ते गए, लास्ट में उस वाले को एक्सेप्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका एक केमिकल प्रूफ हमको किसी साइंटिस्ट ने दे दिया, जो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले पहली थ्योरी को देखते हैं बेटा। पहली थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखो नाम ही स्पेशल आ गया तो कोई स्पेशल ही चीज मिलेगी। सबसे पहली थ्योरी है, कोई आया उसने अपनी थ्योरी दे दी। देखो मैं नहीं कहता कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों नहीं मानता, क्योंकि भगवान के भी पार्ट कर दिए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मतलब ये अलग अलग। पहले तो चलो ये धर्म हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि मतलब ये एक अनडिफाइनेबल थिंग सी है, मतलब बोलूं भी कैसे, मैं इसको समझ में नहीं आ रहा। एक अलग अलग मतलब भगवान की क्लासिफिकेशन कर दी है बेटा। जैसे बायो के अंदर क्लासिफिकेशन होती है, हम एनिमल किंगडम करते हैं कि मतलब करेक्टर्स के बेसिस पे, उसके फीचर्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, वैसे ही काफी क्लासिफिकेशन कर दी गई है। तो हम यहां पे सिर्फ एक ही टर्म यूज करेंगे, क्या? भगवान, क्योंकि भगवान जिसने ये धरती बनाई है ना। अभी मैंने भी बोला ये धरती बनाई है। अब किसी से भी पूछोगे, बुजुर्ग से पूछोगे, किसी बड़े से पूछोगे कि धरती कैसे बनी है, तो वो क्या कहेगा? भगवान ने बनाई है। सही बात है, केमिकली प्रूव नहीं है। अब ये थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। लेकिन अगर क्यों 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 का जवाब लेते चले जाए तो एक टाइम पे हम कह देंगे हाँ ये नेचर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो चलो और सब बातों को छोड़ते हैं, हम जो हमारी इवोल्यूशन की बेटा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी है बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसने क्या कहा बेटा? ये थ्योरी कहती है कि ये जो धरती है, ये जो धरती है, ये किसने बनाई है? फॉर्म्ड बाय सुपर पावर। क्या बेटा? फॉर्म्ड बाय सुपर पावर। एक सुपर पावर आई थी बेटा जिसने ये सारी धरती बनाई है। उस सुपर पावर को ही मान लो बेटा आप क्या? भगवान। वो सुपर पावर क्या हो सकती है? भगवान ही हो सकता है। तो ये धरती किसने बनाई बेटा? सुपर पावर ने। किसने बनाई? सुपर पावर ने। इस सुपर पावर को हमने क्या कह दिया बेटा? भगवान। ठीक है जी। अब इसके अलावा इसने क्या कहा कि ये धरती जैसी बनी थी वैसी की वैसी ही है। अब हम ये नहीं कहते कि हम बंदर से बने हैं, हम उस चीज से बने हैं, पहले ये होता था, पहले वो होता था। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है? जैसा अब है ऐसा ही था, ऐसा ही बना था, कोई चेंज नहीं आया है। आज जो हाथी है वो हाथी ही था, आदमी है वो आदमी ही था। मतलब जो चीज जैसी है वो चीज वैसी की वैसी ही थी, और वैसी की वैसी ही है, और वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब क्या हुआ? इस चैप्टर का नाम इसने फेल कर दिया। इवोल्यूशन को हमने क्या कहा था? चेंज अ लार्ज टाइम, अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कहेंगे भाई, ठीक है, लार्ज टाइम नहीं कहेंगे। ग्रामर वाले आ जाएंगे, वरना थोड़ी ग्रामर क्या पता मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते टाइम, तो ग्रामर वाले आ जाएंगे, लार्ज नहीं लॉन्ग होता है। वो सब बातों को एक बार आप छोड़ दो। देखो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? फॉर्म्ड बाय सुपर पावर। एक सुपर पावर आई थी, उसने धरती बनाई थी। कैसी बनाई थी? जैसी धरती अभी है वैसी की वैसी बनाई थी। मतलब ये धरती ऐसी ही थी, ऐसी ही है, और ऐसी ही रहेगी। ठीक है जी। मतलब इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा? नो इवोल्यूशन। नो इवोल्यूशन मतलब कोई भी चेंज नहीं है, जैसी धरती है वैसी ही बनाई थी। इसके अलावा अभी तक बेटा हमने जो ईयर्स पढ़े थे उसमें क्या कहे थे कि अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। लेकिन इस थ्योरी के अंदर वो नहीं है। वो जो मैंने डाटा बताया था बेटा वो मोस्ट एक्सेप्टेड है, वो आज के टाइम के हिसाब से जो आपको याद करना है वो डाटा है। लेकिन इस थ्योरी ने क्या कहा बेटा कि जो आपकी अर्थ है वो सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है, 4000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब जो ये आपकी अर्थ थी बेटा ये सिर्फ 4000 साल पहले ही बनी है। ये आपके मेन पॉइंट्स है बेटा किसके?
थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी अगली थ्योरी कौन सी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में इतना ही है कि सुपर पावर ने बनाई थी, जैसी थी धरती वैसी की वैसी है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है और कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा। और इसके अलावा आपकी अर्थ है वो कितनी पुरानी है बेटा, 4000 साल पुरानी। इसके बाद बेटा जब कौन सा देखेंगे, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसको दूसरा नाम क्या बोल दिया जाता है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इसमें क्या है भाई, इसको देखेंगे, देखो नाम से तोड़ देते हैं, एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस, ए का मतलब अब्सेंट, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जेनेसिस का मतलब बेटा जनरेट होना। क्या बेटा, जनरेट होना। तो इस थ्योरी का सीधा सा मतलब वर्ड से ही बन गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट नहीं हुए हैं। अब्सेंट या फिर लगा लो आप इसका मतलब नो, मतलब है जो आपकी लिविंग बॉडीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बने हैं। किससे बने हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। तो इस थ्योरी ने क्या कह दिया, लिविंग या फिर लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। किससे बनी है बेटा लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स से। इसके अलावा इस थ्योरी को बोला जाता है बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब स्पॉन्टेनियसली एकदम से ही लाइफ जनरेट हो गई। तो मतलब बेटा जो लाइफ ओरिजिनेट होगी किससे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो एकदम से ही जनरेट हो जाएगी। तो यहां पे हम लिख देंगे लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली। ये लिखना ना भूले भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, मतलब इस थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने क्या बताया बेटा, इसने सिंपल सा बताया क्या, कि जो आपकी लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से एकदम से बन गई, बस स्पॉन्टेनियसली। जैसे एग्जांपल बताता हूं बेटा, मैं एग्जांपल बताता हूं कि नाइल की मड पे, नाइल की मड पे, जो नाइल की जो मिट्टी है उसके ऊपर सनलाइट पड़ी, उसके ऊपर बेटा आपकी सनलाइट पड़ गई, उसके ऊपर धूप पड़ी और वहां पे क्या बन गया, उस मिट्टी से मगरमच्छ बन गया, उस मिट्टी से मगरमच्छ बन गया। मिट्टी नॉन लिविंग है, मगरमच्छ लिविंग है, एकदम से बन गया। कैसे बन गया कि नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग क्या है, मिट्टी। एग्जांपल क्या होगा कि नाइल की मिट्टी पे धूप पड़ी तो मगरमच्छ बन गया, नाइल की मिट्टी पे धूप पड़ी तो क्रोकोडाइल बन गया, क्रोकोडाइल बन गया। ये हो गया आपका किसका एग्जांपल बेटा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का। और इसी थ्योरी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा आपका, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी समझ में आ गई भाई। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया लुईस पास्चर ने। किसने बेटा, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने आगे क्या कहा, लुईस पास्चर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बकवास है। लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के लिए क्या कहा आगे, कि ये थ्योरी रद्दी है, ये थ्योरी बकवास है, ये सब कुछ ऐसे ही इलॉजिकल तरीका है। फिर लुईस पास्चर से पूछा गया कि हाँ भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब तेरे पास भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना इसको डिसअप्रूव करने का। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ, यहां पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा तो छोड़ो, ये डिसअप्रूव किसने की, लुईस पास्चर ने। डिसप्रूव्ड बाय पास्चर लिख देते हैं, डिसप्रूव्ड बाय पास्चर। ठीक है जी, ये पास्चर ने डिसप्रूव कर दी। फिर पास्चर से पूछा गया कि तूने तो इस चीज को बकवास बता दिया, लेकिन तेरे पास क्या प्रूफ है, तो उसने कहा कि हाँ मैं प्रूफ करूंगा, हाँ मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो लुईस जो आपका पास्चर है, इसको नोट डाउन कर लो भाई, पास्चर ने क्या किया, फिर हम पढ़ते हैं वो, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करते रहना। फिर पास्चर ने क्या किया भाई, पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट बताया, क्या, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या बताया बेटा, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे।
लेकिन अब ये रिजल्ट बता देता हूं कि पाश्चर ने क्या कहा, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसने क्या कहा, मतलब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने क्या कहा कि लिविंग थिंग किससे बनी है, नॉन लिविंग से। ये कहता ना वो बकवास है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ है वो कहां से बनी है बेटा, लिविंग थिंग से ही बनी है। तो इसने क्या कहा बेटा, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो लाइफ पहले से थी बेटा उसी से ही बनी है। मतलब एबायोजेनेसिस वाला कंसेप्ट क्या है, झूठा है। इसीलिए ही क्या हुआ, इस पाश्चर ने भी एक थ्योरी दे दी। कौन सी थ्योरी बेटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि जो लिविंग थिंग्स है वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग से ही बनी है। तो ये वाली जो थ्योरी थी बेटा वो पाश्चर ने अकेले ने नहीं दी थी, वो थ्योरी पाश्चर, ये लिख देते हैं हम। अभी हमने कौन सी थ्योरी स्टार्ट कर दी बेटा, यहां पे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस साथ में। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, दोनों तीनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थोड़ा मार्कर वीक हो गया, इसको डार्क करके डाल के, चलो ये तो कर लो एक बार। डिस्प्रूव्ड बाय पाश्चर, जो आपकी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी किसने डिस्प्रूव की, पाश्चर ने। उसने क्या कहा कि लाइफ किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है। उसके लिए उसने बेटा एक तो एक्सपेरिमेंट दिया, कौन सा, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा उसने दो साइंटिस्ट के साथ मिलके कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय पाश्चर। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे बेटा आपके, रेडी एंड स्प्लांजिनी। कौन सी थी, स्पालनजीनी। ठीक है जी। तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम भी याद रखेंगे, काफी पीवाईक्यू आ जाते हैं इस चीज पे कि कौन से साइंटिस्ट ने आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी और उन्होंने किस तरीके से प्रूव किया बेटा। अब वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो इस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जैसे आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वैसे ही बेटा लाइफ के लिए भी एक लाइन लिखनी है आपने, कौन सी, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो। कौन सी बेटा, ओमनिस, अच्छे से देख ले भाई, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है शायद, एक्स वाइवो, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो। इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी, इसके बारे में पढ़ लिया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात की जाए तो किसने दी थी और उसमें क्या था, मतलब उसका मतलब समझ में आ गया और किसने दी थी वो समझ में आ गया। अब आती है बेटा बात पाश्चर की, कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को इसने कैसे गलत प्रूव किया था। तो सीधी सी बात अभी क्या देखा गया, सबसे पहले थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की बात की थी ना, मतलब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने बेटा क्या बताया कि मान लो ये कोई कोनिकल फ्लास्क है और यहां पे इसको ओपन छोड़ दिया और यहां पे पानी डाल दिया, मतलब यहां पे पानी भी है एयर भी है, इस टाइप से कुछ है। तो बेटा कई सालों के बाद यहां पे क्या देखे गए बेटा, एक लॉन्ग टाइम के बाद लार्वा देखे गए। लार्वा देखे गए बेटा किसके, मक्खी के या फिर किसी इंसेक्ट के। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले यहां पे पानी था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो उसकी वजह से यहां पे कुछ टाइम के बाद अपने आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का लार्वा बन गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म का लार्वा अपने आप बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहां से बनी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये तो थी आपकी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। लेकिन अपने भाई साहब कौन से, पाश्चर ने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर ये एस शेप की, ऐसे श्वान शेप की बेटा एक ट्यूब लगा दी, जिसके अंदर उसने यहां पे क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इस वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में क्या डाल दिया बेटा, पानी डाल दिया। अब देखो पहले तो क्या हुआ, सीधी सी उसने ओपन कर रखा था और उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद मक्खी के लार्वा बने, तो उसने क्या कह दिया, देखो कि नॉन लिविंग से लिविंग बन गया। लेकिन इसको डिस्प्रूव कैसे किया पाश्चर ने, उसने उसी कोनिकल फ्लास्क के ऊपर एक स्वान नेक शेप की क्या लगा दी बेटा, ट्यूब लगा दी और उसके बीच में क्या भर दिया, यहां पे पानी भर दिया। फिर उसके अंदर कोई लार्वा देखने को नहीं मिले, तो यहां पे क्या लिख देंगे, नो लार्वा। क्या, नो लार्वा। तो अब ये पाश्चर क्या कहता है कि इसके अंदर लार्वा बने थे ना, तो यहां पे कहीं ना कहीं से ये मक्खी आई थी, इसने अपने अंडे इस पानी के अंदर छोड़ दिए, तो आपको लार्वा देखने को मिल गए।
क्यों? क्योंकि अगर यहां पे लार्वा बने तो यहां पे क्यों नहीं बने? तो पाश्चर का कहना था कि जब मैंने यहाँ पे स्वान नेक शेप ट्यूब लगाई, यहाँ पे पानी भरा, तो इस पानी के अंदर से मक्खी तो जा नहीं पाई। अब मक्खी इसके अंदर जा नहीं पाई तो मक्खी अपना अंडा दे नहीं पाई, अंडा नहीं दे पाई तो यहाँ पे लार्वा नहीं मिले। तो मतलब पाश्चर का क्या कहना था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो लार्वा मिले थे वो यहाँ पे चोरी छुपके मक्खी आई थी, उसने अंडा दिया था, वहां से मिले थे, ना कि अपने आप कोई लार्वा प्रोड्यूस नहीं हुए थे। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या बोल दिया बेटा? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या बोल दिया? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब बात भी भाई पाश्चर की बात भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे लार्वा बने तो यहां पे बनने चाहिए थे, पर यहां पे नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि यहां पे मक्खी नहीं आ पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मक्खी आई थी। तो इस तरीके से पाश्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को गलत प्रूव कर दिया और एक अपनी अलग ही थ्योरी दे दी। कौन सी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। पाश्चर ने अकेले ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नहीं दी थी, दो साइंटिस्ट के साथ मिलकर दी थी। कौन कौन से साइंटिस्ट है वो? रेड्डी एंड स्पालिनजीनी। ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कंप्लीट। मतलब आपने जो ये तीन थ्योरी है वो कर ली। ठीक है। उसके बाद भैया आपकी आती है चौथी थ्योरी। कौन सी? थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी लोगों को बड़ी काफी पसंद आएगी, वाह वाह क्या थ्योरी है। लेकिन हमारे भारत के अंदर कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं मानी जाती है। कॉस्मोजोइक थ्योरी अच्छी तो बड़ी लगी, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। कॉस्मोजोइक थ्योरी ने क्या कहा? लाइफ इज, यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी ने क्या कहा बेटा? सिंपल सा कहा, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस कि बाहर से, बाहर की स्पेस से कुछ आया था, वो यहां पे आया और उसने लाइफ जनरेट कर दी। वो बाहर से क्या आया? वो आए बेटा स्पोर्स। क्या आए? स्पोर्स। ठीक है। अब ये थ्योरी सुनने में बड़ी अच्छी है कि बाहर से स्पोर आए, वो यहां पे आगे जर्मिनेट हो गए और लाइफ बन गई, लेकिन इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है, इसीलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक और टर्म पढ़ोगे बेटा, पेंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया, ये पेंस्पर्मिया वर्ड का मतलब ही क्या है? जैसे आपका जो ऑल इंडिया कोई भी चीज होती है तो उसको हम पेन बोल देते हैं। ठीक है। जैसे आपका पैन नंबर है वो ऑल इंडिया वैलिड होता है, तो उसी से ही ये जनरेट हुआ है वर्ड क्या? पेंस्पर्मिया। इससे पैन कार्ड से याद रखेंगे पेंस्पर्मिया। ठीक है जी। अब पेंस्पर्मिया मतलब क्या है कि लाइफ हर जगह है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर। मतलब डेफिनेशन अगर बोली जाए तो लाइफ इज एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स। लाइफ इज एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका पेंस्पर्मिया। तो ये ही थी आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी ने सिंपल सा बताया कि लाइफ कहां से आई है? आउटर स्पेस से आई है। आउटर स्पेस से ऐसा क्या आया? उस एंटिटी को हमने क्या नाम दे दिया? स्पोर्स। तो क्या मतलब हुआ कि स्पोर्स बाहर से आए थे, जर्मिनेट हुए थे और लाइफ बन गई, लेकिन इसको डिसप्रूव क्यों किया गया? गलत क्यों माना गया? क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। उसके बाद आता है भाई आपकी नेक्स्ट थ्योरी, जो आपकी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। मतलब ये अगर सीक्वेंस में करोगे तो रटनी नहीं पड़ेगी। देखो, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने क्या कहा? लाइफ किससे बनी? नॉन लिविंग से। फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने क्या कहा? ना वो गलत है। लाइफ किससे बनी? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। एक नया ही जोड़ आएगा कहानी में, वो क्या आएगा वो देखना। देखो यहां पे लिखता हूं मैं ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। इन्होंने बेटा सिर्फ एक बात बताई थी, उसको प्रूव नहीं किया था। ओप्रेन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ बात बताई थी, उसको प्रूव नहीं किया था। उसको प्रूव किसने किया था? अलग से साइंटिस्ट ने किया था। दो साइंटिस्ट आए थे, यूरी और मिलर। यूरी मिलर साइंटिस्ट ने बेटा इसको प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसको हमने क्या बोला? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एक में मेंशन किया हुआ है, ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। उसको किसने प्रूव किया बेटा? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ने, जो किसने दी थी? यूरी मिलर ने।
तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ लेते हैं ओप्रेन और हेल्डेन का कि हाइपोथेसिस था क्या। ठीक है जी। तो ओप्रेन और जो हेल्डेन का हाइपोथेसिस था बेटा, वो क्या कहता था, वो सिंपल सी बात कहता था कि पहले बायोजेनेसिस, मतलब इसने क्या कहा कि पहले एक जो लाइफ बनी थी, जो पहले लाइफ बनी थी वो नॉन लिविंग थिंग से ही बनी थी। अब एक लाइफ बन गई, उसके बाद जो लाइफ बनी थी वो किससे बनी थी, लिविंग थिंग से। सिंपल सी भाषा में बताता हूं कि ओप्रेन एंड हेल्डेन ने क्या कहा था कि आप एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस वाली बात पे मत लड़ो, क्योंकि ये दोनों ही सच है। उन्होंने क्या कहा ओप्रेन एंड हेल्डेन ने कि पहले हुआ था आपका एबायोजेनेसिस। क्या हुआ था बेटा, आपका एबायोजेनेसिस। तो ओप्रेन एंड हेल्डेन ने क्या कहा बेटा, एबायोजेनेसिस फर्स्ट, एबायोजेनेसिस फर्स्ट, और उसके बाद क्या हुआ था, बायोजेनेसिस देयर आफ्टर, बायोजेनेसिस देयर आफ्टर। ये होगी आपका क्या, ओप्रेन एंड हेल्डेन का हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या कहा कि एबायोजेनेसिस पहले हुआ था और बायोजेनेसिस बाद में हुआ था। तो बेटा क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी थ्योरीज फेल थी या इस टाइप से, नहीं, लेकिन आप इस थ्योरी को बोल सकते हो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। कौन सी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को, जब ये केमिकली प्रूव हो जाएगी। अब ओप्रेन एंड हेल्डेन ने भी बिल्कुल ही ऐसे नहीं छोड़ा कि पहले बायोजेनेसिस हुई थी और फिर बायोजेनेसिस हुई थी। उन्होंने भी कुछ बोला। उन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ बनी थी वो केमिकल्स के इंटरेक्शन से, एक पहली जो आपकी एबायोजेनेसिस है बेटा, जो केमिकल्स है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो उन्होंने क्या बोला कि हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियन, मतलब ओशियन को ही हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया है। उन्होंने क्या कहा, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियन बाय इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। मैं लिख देता हूं, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओशियंस बाय इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो आपका फर्स्ट लिविंग फॉर्म या फिर कोई मान लो सेल या फिर कोई सेल का पार्ट है, वो किससे बना है बेटा, केमिकल्स की इंटरेक्शन से बना है। कहां पे हुई वो इंटरेक्शंस, ओशियंस के अंदर। ठीक है। तो जब उन्होंने उस डिफरेंट केमिकल्स की बात की, डिफरेंट गैसेस की बात की, तो उन्होंने बोला कि पहले जब लाइफ बनी थी तो तब ऑक्सीजन नहीं थी, तब ऑक्सीजन नहीं थी। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है बेटा, एन ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट या फिर ए ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट, कि वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी। तो वो डिफरेंट केमिकल कौन कौन से थे, सबसे पहले जिनकी इंटरेक्शन से फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी थी, तो वो केमिकल आपके कौन कौन से बताए बेटा, आपके ओप्रेन और हेल्डेन ने, CO2 H2 CH3, CO2 H2 CH4 और NH3। यहां पे स्पेशल लिख देंगे नो ऑक्सीजन, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी। तो आपके ओप्रेन एंड हेल्डेन ने क्या कहा कि ये चारों केमिकल्स थे, ये चारों गैसेस थी, ये चारों केमिकल्स थे, इन चारों ने मिलके जब इनके ऊपर लाइट पड़ी, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ी, इन केमिकल्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ी बेटा, तो वहां पे क्या बने बेटा, माइक्रो मोलिक्यूल, छोटे छोटे मोलिक्यूल बने। क्या बने, बायो माइक्रो मोलिक्यूल। क्या बने बेटा, बायो माइक्रो मोलिक्यूल। जैसे आप मान सकते हो अमीनो एसिड, जैसे आप मान सकते हो फैटी एसिड। ठीक है जी। फिर वो बायो माइक्रो मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, बायो मैक्रो मोलिक्यूल। क्या बनाते हैं बेटा, बायो मैक्रो मोलिक्यूल। जैसे आपका RNA, जैसे आपका प्रोटीन। ठीक है। फिर वो बायो मैक्रो मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोबायोन्स। क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटोबायोन्स। और प्रोटोबायोन्स से क्या बनते हैं बेटा, आपके सेल। क्या बनते हैं बेटा, आपके सेल। क्या बनते हैं, सेल। तो ओप्रेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस ने क्या बताया कि लाइफ कहां से बनी है, नॉन लिविंग थिंग से बनी है। पहले नॉन लिविंग थिंग से बनी है, मतलब पहले क्या आया, एबायोजेनेसिस, फिर क्या आया, बायोजेनेसिस। क्लियर है इतनी बात। एबायोजेनेसिस कैसे हुआ कि लाइफ की जो पहली फॉर्म बनी थी वो केमिकल्स की इंटरेक्शन से बनी थी समुद्र के अंदर। केमिकल कौन कौन से, CO2 H2 NH3 CH4।
ये चारों गैसेज के ऊपर जब लाइट पड़ी तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल बने, बायो माइक्रोमोलिक्यूल मिलके बायो मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल मिलके प्रोटोबायोन्ट्स बनाते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स मिलके सेल बनाते हैं। अब आप बोलोगे प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है? सेल से कंप्लीट सेल बनने से पहले की एक कंडीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोन्ट्स। इनको सेल से अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि सेल के अंदर बेटा आपकी रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रोटोबायोन्ट्स के अंदर आपकी स्टार मार्क करके लिख लेंगे भाई अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रोटोबायोन्ट्स है वो आपके रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, डोंट रिप्रोड्यूस। तो ये हो गया आपका प्रोटोबायोन्ट्स, और बोल सकते हैं ओपरेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। इसके अंदर कोई डाउट हो तो बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में आके करवा देंगे। अब इसको हम थ्योरी फाइनली नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये सब बताया गया है, केमिकली प्रूव नहीं किया गया है। ये सब बताया गया है, केमिकली प्रूव नहीं किया गया है। तो उसके बाद में साइंटिस्ट आए थे बेटा यूरी मिलर, जिसने इस ओपरेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस को क्या किया था? प्रूव किया था। उसको हमने क्या बोल दिया था? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे करवाते हैं। ओपरेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस को क्या लिखा? प्रूव्ड बाय यूरी मिलर। ठीक है जी। उसी को ही हमने क्या बोला? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोला जी? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोला? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में उसने क्या किया कि दिखा दिया कि ऐसे गैसेस प्रेजेंट थी, ऐसे पानी प्रेजेंट था, और कैसे हमने अमीनो एसिड बनाए। मतलब उसने नॉन लिविंग थिंग से सबसे पहले केमिकली क्या प्रूव करके दिखाया बेटा? आपका बना के दिखाया अमीनो एसिड। कौन सा? अमीनो एसिड। अब इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट को हम बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है जी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था वो देखेंगे। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन काफी बार PYQ आए हैं भाई, काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान से देखें। देखो, उसने सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क ली। उसके अंदर उसने टेम्परेचर रेगुलेटर लगा लिया, जिससे वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। ठीक है जी। यहां पे उसने बेटा पानी डाल दिया। यूरी मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल जीरो से करने जा रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखते रहना। ठीक है। यहां पे उसने पानी डाल दिया और यहां से उसने उसको फ्लेम दे दी, हीट दे दी। अब ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हो गया, यहां पे क्या बनाएगा? वेपर्स। यहां पे क्या बना दी बेटा? भाप बना दी। क्या बना दिए? वेपर्स। और यहां पे क्या था? पानी था। पानी गर्म हुआ, भाप बनी, तो ये भाप चलते इस पाइप के थ्रू ये इस साइड ले गया। यहां पे उसने क्या लगा दिया? आपका एक बार वैक्यूम पंप लगा दिया, ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। वैक्यूम पंप लगा दिया, और यहां से चलते हुए वाटर वेपर वो कहां पे आ गए बेटा? आपके स्पार्क चेंबर में। यहां पे उसने स्पार्क चेंबर बना दिया, इस बिल्ली से मुंह जैसा। क्या बना दिया? स्पार्क चेंबर बना दिया, जहां पे स्पार्क होगा। अब बोलोगे आप स्पार्क कैसे होगा? तो यहां से क्या है? वाटर वेपर। क्या है बेटा? आपके वाटर वेपर। ठीक है जी। इस स्पार्क चेंबर के अंदर बेटा आपकी गैसेस प्रेजेंट थी। अब गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट थी? अभी तक हमने क्या कहा था बेटा? अभी आपको बताया था कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी। तो नॉर्मल सी बात है कि स्पार्क चेंबर के अंदर आपको ऑक्सीजन तो देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी बेटा? आपको मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये गैसेज आपको स्पार्क चेंबर के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये इनमें से, अब ये गैस भी एक
प्रोपोर्शन के अंदर आपके यूरी मिलर ने इसके अंदर डाली थी, तो उस फिक्स प्रोपोर्शन के ऊपर भी नीट के अंदर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। कैसे कि जो CH4 है, NH3 है, H2 है, सबसे बदबू वाली गैस कौन सी है इनमें से? सबसे बदबू वाली गैस है NH3 अमोनिया। आपको भी पता है, केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब ये जो बेटा अमोनिया गैस है बदबू वाली, इसने इस प्रोपोर्शन के अंदर डाला। याद करने के लिए बता रहा हूं कि इस वाली गैस को लेना आपने 1 प्रोपोर्शन, इसका लेना है 2 प्रोपोर्शन, इसका लेना है 2 प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? याद करने का तरीका ये हुआ कि सभी को बराबर बराबर लिया था, लेकिन जिस गैस में से बदबू आती है उसको कम ले लिया, तो सिर्फ वही 1 है। तो आपका CH4 NH3 और H2 का रेशियो क्या बन गया? 2:1:2 रेशियो, मतलब 2:1:1 और 2 रेशियो, मतलब 2:1:2। 212 आपको याद रखना है, जैसे 112 को रखते हो, 212 को याद रखना है कि काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्पार्क चेंबर के अंदर जो गैसेज मिली थी उसके अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो था वो क्या था? तो उसका आंसर क्या है? 2:1:2। इसके अलावा एक बात और सुन लो भाई, अभी 2020 और 2021 नीट के अंदर क्वेश्चन आया था क्या कि जो यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो आपका स्पार्क चेंबर था उसका टेम्परेचर कितना था? उसका टेम्परेचर कितना था? तो बेटा उसका आंसर है 800 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 800 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब यहां पे होगा क्या कि यहां से वाटर वेपर स्पार्क चेंबर में आएंगे और यहां पे इन केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यहां पे केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहां से फिर ये जो पानी है, जो भाप है, वो यहां से नीचे आ जाएगी और वहां पे बेटा हम क्या लगा देंगे? कंडेंसर लगा देंगे उस भाप को पानी में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब उसको यहां पे जैसे गर्म किया था ना, उसको वापस ठंडा करने के लिए यहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा? एक कंडेंसर। तो यहां पे ये लगा दिया जी हमने, यहां पे कंडेंसर, इसको तो बोल दिया हमने क्या? कंडेंसर। यहां से पानी जाएगा वाटर इन और यहां से पानी बाहर आएगा वाटर आउट। ठीक है जी। फिर ये पानी यहां पे हम क्या करेंगे? आ गया जी। फिर ये पानी हम क्या करेंगे? इस पानी को यहां पे ऑब्जर्व करेंगे और ये पानी यहां पे चला जाएगा आगे आपका वापस। ठीक है जी। इसको थोड़ा लेवल इसका डाउन कर लेते हैं, वरना ये गलत हो जाएगा आपका डायग्राम। ये हो गया जी आपका डायग्राम कंप्लीट। यहां पे जो पानी आएगा, यहां से पानी, कंडेंसर से पानी ठंडा हुआ, उस पानी को ऑब्जर्व किया गया कि इसके अंदर क्या कोई बायोमोलिक्यूल है, कोई बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, कोई बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। वो चीज हम देखेंगे इसके अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा दोबारा फिगर आउट कर लेते हैं। क्या कि यहां पे कोनिकल फ्लास्क में पानी लिया, उस पानी को गर्म कर दिया, उस पानी से भाप बन गई। वो भाप इस पाइप से चलती 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 बेटा कहां आ गई? स्पार्क चेंबर में। स्पार्क चेंबर में पहले से क्या प्रेजेंट था? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेजेंट था। इसके अलावा क्या प्रेजेंट था? 3 गैस प्रेजेंट थी। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। किस रेशियो में प्रेजेंट थी? 2:1:2 इसमें प्रेजेंट थी। वहां से इंटरेक्शन होने के बाद पानी निकला, वो कंडेंसर में से गया ताकि वो पानी वापस ठंडा हो जाए। फिर वो पानी हमने बाद में यहां पे आके बेटा ऑब्जर्व किया। ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। ये भी अच्छे तरीके से याद चले, मतलब रखेंगे क्या कि ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। उसके बाद हमने इस पानी को ऑब्जर्व किया, तो इस पानी के अंदर हमको क्या देखने को मिले बेटा? अमीनो एसिड। क्या देखने को मिले? अमीनो एसिड। अब पिछले से पिछले साल आपके नीट के अंदर एक क्वेश्चन और आया था कि यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन से अमीनो एसिड देखने को मिले थे। और एक बार आया था कि यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा अमीनो एसिड नहीं मिलता। तो मैं पहले ही बता देता हूं, यूरी मिलर ने जो ऑब्जर्व किए थे अमीनो एसिड, वो कौन कौन से थे बेटा? आपके ध्यान से स्टार मार्क करके लिख लेना। ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, ये 3 जो अमीनो एसिड देखने को मिले थे बेटा आपके किसके अंदर? यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट के अंदर। यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 अमीनो एसिड देखने को मिले थे। कौन से? ग्लाइसिन, एलेनाइन, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। और क्वेश्चन क्या आया था? विच अमीनो एसिड इज नॉट फॉर्म्ड इन यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो आंसर आपका क्या था? ग्लूटामिक एसिड।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यूरी मिलर ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दी थी, जिसके अंदर उसने केमिकली प्रूव किया था किसको, ओप्रेन और हेल्डन के हाइपोथेसिस को। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका कि जो आपकी पहली सेल बनी थी, जो आपकी पहली सेल बनी थी उसके अब आपने देख लिया कि ठीक है बायो माइक्रो मोलिक्यूल बन गए, फिर बायो मैक्रो मोलिक्यूल बन गए, उनसे सेल बन गए, थ्योरी भी पढ़ ली, उसका केमिकल प्रूफ भी देख लिया। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ सीक्वेंस है जो आपको याद रखना जरूरी है। तो इस सब को बेटा हम कर देते हैं यहां से रन। ये आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज थी, 5-6 जितनी भी थ्योरीज थी, इनको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरीके से याद रखना है ताकि आगे आपको रटना ना पड़े और आपको याद भी रह जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या है, सीक्वेंस क्या है, इन्होंने बोला कि जब पहला सेल बन गया, जब पहला सेल बन गया, फर्स्ट सेल बन गया, तो इवोल्यूशन का बोलना है कि सबसे पहले क्या बने थे, प्रोकैरियोट्स। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है, देख लो ध्यान से, क्या बने थे, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स भी कौन से बने थे, कैमोहेट्रोट्रोफ। कौन से बने थे, कैमोहेट्रोट्रोफ। तो सबसे पहले कौन से फोटोट्रोफ्स आए थे, फोटोट्रोफ्स, क्या कौन से प्रोकैरियोट्स आए थे, कैमोहेट्रोट्रोफ्स। उसके बाद उनसे क्या बने, कैमोऑटोट्रोफ। क्या बने, कैमोऑटोट्रोफ। सबसे पहले फोटोट्रोफ नहीं आए थे, फोटोऑटोट्रोफ नहीं आए थे, फोटोसिंथेसिस नहीं होता था। उससे पहले क्या आए थे, कैमोहेट्रोट्रोफ। उसके बाद कौन से आए थे, कैमोऑटोट्रोफ। उसके बाद आए थे कौन से, फोटोट्रोफ। लेकिन कौन से, अब तक हम क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो पहले फोटोसिंथेसिस हुई थी उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ था। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ था, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। क्या प्रोड्यूस हुआ था, सल्फर। तो उस फोटोऑटोट्रोफ को हमने क्या बोला बेटा, एन ऑक्सीजनिक। क्या बोला, एन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रोफ, एन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रोफ। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया था, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रोफ। ऑक्सीजनिक किसके अंदर, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था और इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता था, सल्फर। इसीलिए यहां पे एन ऑक्सीजनिक लिखा है। यहां पे लिखेंगे क्या, प्रोड्यूस सल्फर। क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस सल्फर। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रोफ। इसके अंदर लिखेंगे बेटा हम प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है जी। और इससे फिर क्या बने थे आपके, यूकैरियोट्स। क्या बने थे, यूकैरियोट्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये आपकी सारी की सारी थ्योरीज होगी, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आज के लेक्चर के अंदर। कल वाले लेक्चर के अंदर हम इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से, कि हमको पहले वाली लाइफ, मतलब लाइफ कैसे बनी थी, उसके आज के टाइम में हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है, कितने टाइप के एविडेंसेस होते हैं और क्या क्या हम उन एविडेंसेस के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जितनी भी है ये आपको टिप्स पे कर लेनी है। कल स्टार्ट करते हैं बेटा हम क्या, आपका एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू।